वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे आने वाले रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो विदाउट टाइम हम लोग को वेस्ट किए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट, जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम, अगर किसी भी सिस्टम में कोई भी बाहर से फोर्स न लगाया जाए, ऑफ टू ऑब्जेक्ट दैट कोलाइड विद ईच अदर, जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हो, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम, तो उस दौरान उन ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विल इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, मतलब टकराने से पहले का जो मोमेंटम हो और टकराने के बाद का मोमेंटम हो वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि किसी भी सिस्टम में अगर हम फोर्स ना लगाएं तो उस सिस्टम में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हो और उस पर हम बाहर से कोई फोर्स ना लगा रहे हो तो उस दौरान क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के जो टकराने से पहले का मोमेंटम होगा और टकराने के बाद का मोमेंटम वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, हमने एक फिगर ले लिया है जिसमें एफ को मैंने क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब बाहर से मैंने कोई फोर्स नहीं लग देने दे रहा हूँ। और बिफोर द कोलिजन मतलब दो ऑब्जेक्ट पहले टकराने से पहले कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद कोलिजन, मैंने इन दोनों को हमें इक्वल बताना है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन होता है या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, मेन आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या हुआ। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है, द टोटल मोमेंटम बिफोर ए कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, अगर किसी भी बॉडी में कोई भी बाहर से फोर्स ना लगाया जाए तो उन दोनों के टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम इक्वल होता है। यही मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पता चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, एक ट्रक एंड एक कार और ट्रक के बीच का हमने टकराने का उसको मोमेंटम देख लें, या टू रेल रोड टकराने का मोमेंटम देख लें, एक प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में देख लें, एक प्लैनेट और मेटेओर के बीच में देख लें। तो कहने का मतलब क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट पर कोई बाहर से फोर्स ना लग रहा हो और उस दौरान वो आपस में टकरा रहे हो तो उनके उस दौरान उस पर जो मोमेंटम होता है बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूव कर देते हैं। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट ए ले रखा है जिसका मास m1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है। वैसे ही एक ऑब्जेक्ट बी है जिसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। उसको एक ही डायरेक्शन में हम लोग भेजते हैं। जब वो टकराता है तो उस दौरान क्या होता है कि अब देखिए m1 m2 आपस में टकरा गए तो अब ये दोनों ही फोर्स इक्वल कैसे लग रहे हैं। तो मैंने आपको न्यूटन्स लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मैंने बताया हुआ था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वो आपस में लगाते हैं। मतलब उन दोनों का फोर्स क्या होता है, इक्वल रहता है, अपोजिट रहता है, डायरेक्शन अलग होता है। तो ये देखिए फोर्स देखिए m1 m2 जो आपस में टकरा रहे हैं तो फोर्स तो इनके इक्वल है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के आमने सामने। तो इसलिए मैंने f को तो सेम रखा लेकिन एक को हमने नेगेटिव रखा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन क्या होता है, मान लीजिए m1 की वेलोसिटी v1 हो गई और m2 की वेलोसिटी v2 हो गई। तो अब यहाँ से हम समझ में आया कि m1 की पहले वेलोसिटी u1 थी, अब उससे हो गई v1, और m2 की पहले वेलोसिटी u2 थी, अब हो गई इससे m2 की हो गई v2। ठीक है, अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, द टू अदर ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। आप न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार जानते हैं कि वो दूसरा भी ऑब्जेक्ट उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही लगाता है। इसका मतलब क्या है, जो ए ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स बी पर लगाया है वो बी ऑब्जेक्ट जो ए पर लगाएगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। द फोर्स एक्सर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बी। आई होप आपको ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
अब क्या है, हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू एम इंटू ए। फोर्स क्या होता है, एफ इजिकल टू एम और ए। तो ए बॉडी पे ऑब्जेक्ट, ए बॉडी का मास क्या है, m1 है, और ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज वेलोसिटी क्या होगी भाई, वेलोसिटी m1 की u1 से v1 हो गई, तो हमें चेंज वेलोसिटी कितना हुआ, तो v1 माइनस u1 करना होगा अपॉन टाइम। अगर कर देंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो m1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट a की जो फोर्स आएगा m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1 अपॉन टी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा v1 माइनस u1 कहाँ से आया। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, f इजिकल टू ma होता है। तो ए ऑब्जेक्ट के लिए m की वैल्यू m1 हो गई, और a क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज वेलोसिटी क्या होती है, v माइनस यू अपॉन टी। तो अब देखिए इसका m1 की पहले वेलोसिटी u1 थी, लेकिन बाद में कितनी हो गई, v1। तो अगर चेंज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, v1 से u1 को हटा देंगे, तो v1 माइनस यू1 अपॉन टी। तो आपको ma की वैल्यू m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। तो ये आई होप ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो f इजिकल टू ma लगना था, तो m के यहाँ a ऑब्जेक्ट के लिए हो गया ये m1, और a के यहाँ क्या होगा, v1 माइनस u1 अपॉन टी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। वैसे ही ऑब्जेक्ट b के लिए, इसकी देखिए पहले वेलोसिटी थी u2, बाद में हो गई क्या, v2। तो चेंज वेलोसिटी निकालेंगे तो v2 माइनस u2 अपॉन टी m2। अब हम जानते हैं यहाँ से फोर्स क्या है, आपस में इक्वल है, लेकिन माइनस साइन लगा है अपोजिट के लिए। तो हमने क्या कहा, देखिए इस टी से नीचे टी दोनों बराबर में, तो आपस में कट जाएंगे, तो क्या होगा, लेकिन माइनस साइन बना रहेगा। यहाँ ऊपर वाले माइनस नहीं रखा हूँ, लेकिन यहाँ माइनस बना रहेगा। तो क्या होगा, m1 v1 माइनस u1, टी से टी चूँकि नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1 इजिकल टू माइनस, क्योंकि ये जो वहाँ पे फोर्स क्या है, माइनस, ये माइनस यहाँ लगा गया है, माइनस m2 v2 माइनस u2। ये माइनस का, अब देखिए ये तो सेम रहेगा, इसका m1 का अंदर प्रोडक्ट कर देना, तो m1 v1 माइनस m1 u1 इजिकल टू माइनस का m2 का से v2 का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस m2 v2, और माइनस का प्रोडक्ट होगा माइनस माइनस प्लस m2 u2। हम लोग क्या कर लेते हैं कि v1 v2 को एक तरफ कर लेते हैं, और u1 u2 को एक तरफ कर लेते हैं। m1 v1 को हमने यहीं रहने दिया, इस तरफ से जो m2 v2 माइनस का था इसको हमने यहाँ ले आए, तो m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया। और ये माइनस का m1 u1 था, इसको हमने राइट साइड में ले गए, तो क्या होगा, m2 u2 प्लस m1 u1। तो देखिए हमने माइनस वाले को, जितने भी माइनस वाले थे इसकी हमने साइड चेंज कर दी। ये माइनस का m2 v2 था राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में ले गए, और लेफ्ट साइड में m1 माइनस m1 u1 था, इसको राइट साइड में ले गए। तो क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस m1 u1। तो अब देखिए m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसका मतलब क्या, अगर यहाँ से हम यहाँ से m1 इंटू v1 और m2 इंटू v2 प्लस कर दे तो क्या बिफोर कलूजन है, ये आफ्टर कलूजन का मोमेंटम है। और यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 कर दे तो ये बिफोर कलूजन का मोमेंटम है। अब देखिए आपस में बराबर हो गया, ये m1 v1 प्लस m2 v2 और इक्वल टू गया m1 u1 प्लस m2 u2 अब देखिए u1 u2 कब थे, आफ्टर बिफोर कलूजन। तो m1 u1 का प्रोडक्ट कर दिया, m2 u2 प्रोडक्ट करके ऐड कर दिए, तो यहाँ का हमें वो मिल गया मोमेंटम। और बिफोर आफ्टर वैल्यू मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 कर देंगे। तो ये दोनों ऐड करने में क्या होगा, ये दोनों मोमेंटम आपस में इक्वल मिलना है। इसका मतलब क्या है, द फाइनल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट। यही तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ है। इससे हमें प्रूव हो गया कि क्या बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम आपस में इक्वल होता। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आप 1 से 2 बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।